स्टार्ट किया है। कल थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में। कोई बताएगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है? कौन कौन बताएगा? पहले हाथ ऊपर करो। चलो बताओ। हाँ, मीठा होता है, कड़वा पक्का। और कुछ बताया था? और कौन बताएगा? चलो ईशा तुम बताओ। मैम अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। हाँ, अम्ल ला से लाल, यानी कि लाल करता है कौन? अम्ल। किसको करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। ठीक है, और कौन बताएगा? हाँ, क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, तो नीला करने का काम किसका है? क्षारक का। क्षारक कैसे होते हैं? कड़वा होता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ सूचकों का प्रयोग करके हम बिना स्वाद के भी, यानी सूचक का प्रयोग करके भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ अम्ल है कि क्षारक है ना। कैसे? सूचकों का प्रयोग करके। लिटमस पेपर का हमने प्रयोग किया था। और कोई सूचक का नाम बता सकते हैं? मेथिल ऑरेंज। और संश्लेषित। मेथिल ऑरेंज के अलावा भी एक नाम और बताया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन छोटा सा ये आया था एक बार शायद कि 2 सूचक के नाम आप बता सकते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनाक्थलीन। अब यहाँ पर देखो इसी से संबंधित आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं, सभी लोग बैठ जाएं, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में और थोड़ा सा और इनको जो है जानेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें कहा जाए अम्ल हो गए यहाँ पे, और ये क्या हो गए? क्षारक। ठीक है, तो अम्ल का हमने ये पता चल गया क्या कैसे होते हैं ये? खट्टे। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। और क्षार कैसे थे? दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ही बताया क्या कि ये जो है वो लाल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल। ठीक है, लाल। ये ला से अम्ल से ला हो गया और अम्ल का ला हो गया। ठीक है, ये लाल कर देते हैं। ये कैसे? ये क्या करते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। नीला। अब यहाँ लिटमस पेपर जोड़ लेना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर जो आ रहा है वो होता है कि आपने एक चीज और बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में कौन से आयन देंगे? H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो है जलीय विलयन में, जलीय विलयन को हम एक्वा भी लिख सकते हैं, जैसे एक्वा लिखते हैं ना, एक्वा मतलब जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। आयन दान देते हैं या देते हैं, समझ लो। ठीक है, समझ में आया? दान देते हैं। और अगर हम बात करें क्षार की, तो क्षार क्या करते हैं? ये अगर इनको जलीय विलयन में घोला जाएगा तो ये OH- आयन का जो है वो दान करेंगे जलीय विलयन में। OH- आयन देते हैं। ठीक है, या दान देते हैं। समझ आ रहा है? यस मैम। तो ये अम्ल हो गए। और उसके अलावा भी क्या चीज़ें हैं? अब अगर हम बात करें पीएच की, अम्ल खट्टे होते हैं तो इनका पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। जितने भी अम्ल होंगे उन सभी का पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 7 से कम होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम क्षार की हाँ 7 से जो भी क्षारक होंगे उनकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से ज़्यादा होगी और 14 के बराबर या 14 से कम होगी। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। इसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं जलीय विलयन में जो है विद्युत धारा का प्रवाह, ये दोनों है। अगर अम्ल अगर है मान लीजिए जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। हाँ,
और यही चीज़ जो है वो क्षारक भी क्या होते हैं, जो चीज़ यही है वो जो चीज़ हम करते हैं तो वही चीज़ क्षारक भी करते हैं। अगर उनको जलीय विलयन में डाला जाए तो उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है और क्या हो सकता है अंतर, तो उसमें कई आपने देखा होगा अभिक्रियाएं दी हुई हैं कि अम्ल के साथ जो है, अगर मान लीजिए अम्ल है तो धातुओं के साथ क्या अभिक्रिया करेगा। ठीक, तो अम्ल जो है धातुओं के साथ क्या अभिक्रिया करेगा। अच्छा, वो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि धातुओं के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट करिए। तो यहाँ पर इसके बाद जो है हम इसके अलग अलग अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि अम्ल जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं या क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर अब हम बुक में आ जाते हैं। रासायनिक और समझ रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा है धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या होता है। यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है जिसमें एक परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया गया है और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़ों को डाल दिया गया है। तो आप उसके बाद जो है यहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है। हमने जो है सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो जिंक के टुकड़े थे उसमें इसमें परख नली के अंदर हमने डाला। अब इसके बाद उसमें अपने आप ही रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद आप उसमें से कैसी हम लोगों ने देखा था जिसमें कॉक के साथ एक पतली सी नली लगी थी ताकि कोई अगर गैस निकल रही है तो वो बाहर आए, उसका हम परीक्षण कर पाएँ। तो यहाँ पर जो है प्रवाह नली हमने लगाई और उसको जो है साबुन के विलयन में हमने जो है रख दिया। तो जब अभिक्रिया हो रही है तो इसमें देखा हमने कि उसको बुलबुले निकल रहे हैं। अब बुलबुले निकल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि क्या कि कोई ना कोई गैस जो है वो निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, तो जब इसमें अभिक्रिया हुई, जब इसको चेक किया गया तो उसके आगे जो गैस निकल रही थी उसके बाद जो है वो मोमबत्ती जब हम लेके आए तो उसमें पॉप पॉप मतलब ऐसे जैसे नहीं पटाखे फूटते हैं, थोड़ी सी आवाज़ होती है ज़्यादा तेज़ सी जलने वाली, तो ये फटफट की ध्वनि के साथ जो है हाइड्रोजन गैस का जो है वो दहन हुआ। तो इस आवाज़ से समझ में आया कि क्या हो रहा है कि जो भी अभिक्रिया हो रही है इसमें अम्ल जो है वो धातुओं के साथ जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो एक लवण बन रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है या निकल रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए। अम्ल अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जो कि आपके पास ले जाने पर या उसके पास अगर मोमबत्ती या माचिस की तीली जब हम लेके आते हैं तो एक पॉप ध्वनि के साथ या फटफट की ध्वनि के साथ जो है वो ज्वलनशील, जैसे नहीं कोई चीज़ होता अचानक से जलती है वैसी जो है उसकी ज्वलनशीलता को बढ़ा देती है। ठीक है, इससे पता चला कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक समीकरण लिख सकते हैं जैसे कि जो हमने किया है। तो यहाँ पर जो है Zn जो है जिंक आपने रासायनिक अभिक्रिया की है ना, तो यहाँ पर आप अभिक्रिया लिख सकती है। जैसे Zn की आपने जिंक लिया था, एक सॉलिड के रूप में लिया था, किसमें हमने डाला था, H2SO4 में डाला था, H2SO4। H2SO4 क्या है, ये धातु हो गई, ये आपका अम्ल है। ठीक है, अम्ल हो गया, ये क्या हो गई, ये धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया हुई। तो अभिक्रिया जब हुई तो उसके बाद लवण बना जो कि है आपका ZnSO4 और H2 गैस जो है वो अलग हो गई, गैस के रूप में हुई। ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका लवण। ठीक है, और यहाँ पर ये H2 गैस जो है वो, तो यहाँ पर एक अभिक्रिया, यहाँ इसमें इस बुक में आपकी कोई अभिक्रिया नहीं दी गई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जो उसमें प्रयोग किया गया है उसको बताया गया। Zn की जगह आप कोई दूसरी धातु भी ले सकते हैं। जैसे इसकी बात मान लीजिए, आपने एक और एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो यहाँ पर Mg मैग्नीज ले लिया हमने जो कि सॉलिड के रूप में धातु है और उसकी अम्ल में हम HCl अम्ल भी ले सकते हैं। HCl क्या यहाँ अम्ल हो गया, तो Mg HCl भी ले सकते हैं, तो MgCl2 बन जाएगा यहाँ पर प्लस H2 गैस जो है निकलेगी। अब यहाँ पर देखो संतुलित
संतुलित नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, H2 गैस हो गई, Cl2 है तो यहाँ पर Cl हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है धातु थी, अम्ल के साथ अभिक्रिया की, ये क्या बन गया, लवण बन गया। और यहाँ पर ये क्या हो गया, H2 जो है वो गैस के रूप में मुक्त हुई। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो आप 2 एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, अम्लों की धातुओं के साथ में अभिक्रिया होने पर क्या होगा। अब यहाँ हम इसी में आगे बढ़े। ये तो हो गई क्या कि अम्ल की धातुओं के साथ में क्रिया या धातुओं के साथ में कैसे क्रिया करते हैं, तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये सबने नोट कर लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपका। अब हम बात करते हैं क्षार के साथ में कैसे अभिक्रिया होगी। तो जब भी कोई अम्ल जो है किसी अम्ल बोल रहे हैं, क्षार जो है वो किसी धातुओं के साथ में अभिक्रिया करेगा। क्षार जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमने लिया है, तो उसमें जो भी बनेगा वो उसमें भी लवण बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पर ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जो अगर हाइड्रोजन गैस बन रही है क्षार के लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए परख नली में हमने क्या किया था, जिंक के टुकड़े लिए थे। अब हमने उसमें क्या किया, अम्ल की जगह क्षार डाला। क्षार में हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH को लिया, जो कि इसका जलीय विलयन था। और जिंक उसी परख नली में जिसमें हमने H2SO4 लिया था, यानी अम्ल लिया था, उसमें हमने क्षार ले लिया, क्षार ले लिया और उसमें धातु के टुकड़ों में जिंक को हमने डाल दिया। अब जिंक के साथ अभिक्रिया जब हुई तो यहाँ पर एक देखो, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ये कुछ अलग सी अभिक्रिया है, तो इसको बहुत जो है अच्छे से याद रखो। हो सकता है ये आ भी सकती है आपकी, या आ सकता है इस क्रिया को जो है आगे से देखना, तो इसमें क्या बना। तो ये नई चीज़ है, सोडियम जिंकेट बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी। जब ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है, इसको भी माचिस की तीली है उसके साथ पास लेके गए, तो इसमें भी पॉप की आवाज़ या फटफट की आवाज़ जो है वो आई। तो यानी कि जो धातुएं हैं वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके इस तरीके से लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है। ठीक, चलो इसके बाद कल हम पढ़ेंगे धातुएं और अम्ल, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी इसके आगे का कल पढ़ेंगे।